नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में देखेंगे उन तमाम बड़ी खबरों पर जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम बात करेंगे कि आज शाम अब से कुछ ही देर बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, तो इस पर अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। साथ में ये आज की खास चर्चा कि सत्ता संघर्ष में आखिरी दांव चल रहा है और आखिरी दांव में क्या कुछ हो रहा है और किधर ये चुनाव जा रहा है, इसी पर हम करेंगे बात। और साथ में बात करेंगे इसके बाद कि दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ये वही दिल्ली है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो वहां पर सत्ता में हाहाकार, दिल्ली सत्ता में तो अरविंद केजरीवाल आ गए, लेकिन दिल्ली में हाहाकार चल रहा है पानी के लिए। और फिर बात करेंगे कि वाराणसी में फर्स्ट टाइम वोटर को पीएम ने कुछ संदेश दिया है चिट्ठी लिख करके, और वीडियो मैसेज भी दिया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस को देख लेते हैं कि इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। तो आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी प्रचार का शोर। 1 जून को होगा 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों के लिए मतदान। अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की दी जानकारी। कहा अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी खींची जा चुकी है रूपरेखा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की पंजाब में जनसभा। उधर राहुल गांधी ने ओडिशा में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के सोलन में संभाली कमान। यूपी में अखिलेश, तो बिहार में तेजस्वी यादव की रैली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। आबकारी नीति मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। ओडिशा के पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसा। पटाखों के ढेर में विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 30 जख्मी। घायलों का इलाज जारी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हादसे पर जताया दुख। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है पानी। जनता के बीच जबरदस्त आक्रोश। मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन यंत्र का किया निरीक्षण। और प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। आज केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त में आज हम क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब से कुछ ही देर बाद आज शाम देश भर में जो लोकसभा चुनाव का प्रचार है उसका शोर पूरी तरह से थम जाएगा, क्योंकि अंतिम चरण जो 7वां चरण है उसके लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो अब से कुछ ही घंटे बाद प्रचार का दौर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस पर हम आपको दिखाएंगे अपने संवाददाताओं से जुड़ करके कि क्या कुछ प्रचार के अंतिम दौर में खास रहा, कौन कौन से बड़े नेता आज प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद आज की जो खास चर्चा हमारी है कि सत्ता संघर्ष का जो आखिरी दांव चला जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सभी के अपने अपने दांव हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दांव पर सभी बात कर रहे हैं और प्रचार में उन्हीं मुद्दों पर खास जोर दे रहे हैं। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संदेश उन्होंने जो काशी वासियों के लिए और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए दिया है।
हर हर महादेव। काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। हमरे लिए काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति का नगरी हो। ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो। संगीत और शास्त्रार्थ की धरती हो। ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशी वासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले हईन। काशी के लिए ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ले हो। अभी विकास का गति आपके वोट से आगे बढ़े वाली हो। साथियों, काशी पिछले 10 वर्ष में युवा कल्याण अब विकास का राजधानी बन गई हो। सांसद खेल प्रतियोगिता में आप लोगन के उत्साह हम देख ले रहे ने। सिगरा और गंजारी के स्टेडियम हो, बनास डेयरी और राज तालाब में किसान बदे बनल पेरिशेबल कार्गो के सुविधा हो, काशी के लाखों लोगन के मोतियाबिंद के इलाज हो, पर्यटन विकास से शहर में बढ़त रोजगार हो। हर योजना से, हर अभियान से काशी के युवा पीढ़ी के, महिलाओं के, किसान के नई शक्ति मिलत हो। हमके याद है, हमरे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल। अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। साथियों, अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दी। आप लोगन के समाज के
हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। एक बार फिर मतदान पर्व के लिए काशी के हमारे परिवार के हमार ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आप ये प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खास वीडियो संदेश, जो उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है, सांसद के तौर पर वाराणसी, वहाँ के फर्स्ट टाइम वोटर को इन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने खास अंदाज में ये संदेश दिया, जिसमें कि वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है, वहाँ की जो बोली है, उसी बोली में उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की और बहुत सारी बातें उसी बोली में, वहाँ की जो स्थानीय बोली है अवधी, उससे मिलती जुलती, उसमें उन्होंने ये संबोधन दिया। और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की कि वो लोकसभा के इस चुनाव में, मतदान के इस उत्सव में, लोकतंत्र के इस उत्सव में ज़रूर अपनी भागीदारी करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो कुछ बड़े कार्य हुए हैं वाराणसी में उनके सांसद रहने के दौरान, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो संदेश अपने क्षेत्र वाराणसी के युवाओं के लिए, खास तौर पर जो पहली बार मतदान में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उनके लिए दिया और उनको उन्होंने इस खास अंदाज में संबोधित किया। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने तो ये संबोधन दिया ही, और वाराणसी में अंतिम चरण में चुनाव होना है और अंतिम चरण में जो 57 सीटों पर चुनाव होना है, तो वहां पर आज शाम में ये प्रचार, जो चुनाव प्रचार है, ये बिल्कुल थम जाने वाला है। तो लोकसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अब से कुछ ही देर बाद थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को होगा 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। और लोकसभा चुनाव के इस अंतिम चरण में 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। कई बड़े नाम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं और भी कई बड़े नाम हैं इस चरण में। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी अपनी अपनी पूरी ताकत। सभी बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के होशियारपुर में फतेह रैली की और विशाल जनसभा को वहां पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। तो आज प्रधानमंत्री पंजाब में थे, होशियारपुर में उन्होंने ये बड़ी रैली, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, फतेह रैली को। तो पीएम ने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की जानकारी दी और कहा कि अगले 5 साल में लिए जाने वाले बड़े निर्णयों की खींची जा चुकी है रूपरेखा। वहां पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह बात कही। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बने विवेकानंद मेमोरियल भी पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की पंजाब में जनसभा आज। और उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में कमान संभाली। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो बिहार में तेजस्वी यादव की रैली रही। तो तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में थे। तो वहां पर उन्होंने पंजाब में संबोधन में कहा कि तीसरे टर्म की शुरुआत 125 दिनों में सरकार क्या करेगी, इस रोड मैप पर काम कर लिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरे टर्म में जो पहले 125 दिनों में जो कुछ निर्णय लिया जाएगा, उस पर काफी रोड मैप की रूपरेखा तैयार कर ली गई। सुनिए।
सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री जीत का दावा कर रहे हैं, आगे की रूपरेखा भी रख रहे हैं, तो विपक्ष भी दावा कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून को क्लीन स्वीप होगा और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। अपने अपने दावे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राहुल गांधी के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि 4 जून को राहुल बाबा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 जून को विदेश घूमने के लिए चले जाएंगे। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। तो अपने अपने दावे हैं और इस बीच प्रचार भी जबरदस्त चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, अंतिम चरण में, बिल्कुल अंतिम दौर, मैं कहूं कि अब अंतिम के कुछ घंटे बच गए हैं प्रचार के लिए। क्या कुछ इस प्रचार में जोर शोर दिखाई पड़ रहा है? और उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग हों, या फिर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी हों, उन्होंने क्या अंतिम दौर में पूरी तरह से, जिसे कहते हैं एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाना, उन इलाकों में कॉन्सेंट्रेट होकर प्रचार किया? ये देखिए लालचंद्र, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जब अंतिम और 7वें चरण में हमने देखा कि जो पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटें हैं, उस पर धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से तमाम आला नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिला। अंतिम 3 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पूर्वांचल की सीटों पर प्रचार हुआ। इंडी गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने तमाम सभाएं की। वाराणसी में भी एक संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। आज हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी जनसभा कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यही वाराणसी से सटे इलाके में उनकी चुनावी जनसभा है। तो अंतिम दिन भी काफ़ी चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। और अब जब ये चुनाव प्रचार का अभियान आज खत्म होने जा रहा है कुछ घंटे बाद, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई कोर कसर सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। चुनाव प्रचार के लिहाज से मायावती ने भी, बसपा प्रमुख मायावती ने भी कोशिश की अपनी तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन बसपा का चुनाव प्रचार अभियान उतना तीखा या उतना व्यापक नहीं दिखाई दिया है जितना हम बीजेपी या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का चुनाव प्रचार कह सकते हैं। तो वो बहुत एक व्यापक चुनाव प्रचार इस बार हमने देखने को मिला है। गर्मी के बावजूद, हम जानते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी कड़ी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद जनसभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, लोग सुन रहे हैं। हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि बड़े नेताओं को सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बीच में जो तमाम नेता हैं
उनके अपने अपने दावे हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी दावे हैं। राहुल गांधी उस टकाटक वाले फॉर्मूले पर अभी भी हैं। वो कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सीटें टकाटक आएंगी, और उधर बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि ये नतीजा आने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और उसके बाद विदेश चले जाएंगे फटाफट। तो ये काफ़ी ज़्यादा लगता है कि परसेप्शन, जिसे कहते हैं ना कि लोगों के बीच में एकदम एक परसेप्शन को मजबूत करने का बिल्कुल एक ज़बरदस्त प्रतियोगिता चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से। क्या लालचंद्र, देखिए, राजनेता इस बात को बखूबी समझते हैं कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक संदेश देना होता है और उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़नी होती है। ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा जनता को देना होता है कि उनकी पार्टी या उनका गठबंधन चुनाव में आगे है। चूंकि लंबा चुनाव है, 7वां और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार खत्म हो रहा है, तो ऐसे में एक मैसेजिंग भी होती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह को बढ़ाना होता है या फिर जनता को संदेश देना होता है कि देखिए अब थोड़ी सी कसर बची है, अब इस चरण में अगर जनता का साथ मिल गया तो बेड़ा पार है। तो ये हम देख रहे हैं, खटाखट के बाद टकाटक कह रहे हैं राहुल गांधी। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वही बीजेपी ये कह रही है कि देखिए 300 से पार तो हम पहले ही हो गए हैं, अंतिम चरण में उससे आगे 2 चरण जब बचा था तभी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 300 पार बीजेपी एनडीए पहुंच चुका है, बाकी 2 चरणों में 400 पार हो जाएगा। तो ये एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, उत्साह को बढ़ाया जाता है। बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से इस बात को कह रही है और आपने बाइट सुनाई भी गृह मंत्री अमित शाह की कि ईवीएम को दोष देना शुरू कर देंगे 3 बजे के बाद मतगणना के दिन राहुल गांधी। यानी अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को यह संदेश दे रही है कि देखिए बीजेपी ये चुनाव बड़े बहुमत से जीतने जा रही है, एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, और जो कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, उसका कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बचाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं, पलटवार देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं और तीखी राजनीतिक लड़ाई भी देख रहे हैं। जमीन पर भी तो वो जो कार्यकर्ताओं की मैसेजिंग है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं तक जा रही है। हमारे साथ सुधीर यादव, हमारे संवाददाता तमिलनाडु से जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु भी पहुंचने वाले हैं शाम में। सुधीर हमसे जुड़ेंगे। सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, क्या कुछ प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार के बाद जब बिल्कुल वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद पूजा अर्चना का आज तमिलनाडु में कार्यक्रम है, आपके पीछे काफी खूबसूरत और बड़ा भव्य नजारा दिखाई पड़ रहा है। सुधीर जी, लालचंद जी, मेरे ठीक पीछे ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। और आज की बात अगर हम खासतौर पर करें तो आज शाम को प्रधानमंत्री करीब 6 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और जो कन्याकुमारी माता का मंदिर है यहाँ, उसमें ध्यान पूजा करेंगे। खासतौर पर विधिवत पूजा करने का उनका कार्यक्रम है। 6 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरीके से उनका जो पूरी तरीके से जिस तरीके से वो लगातार इन चीजों की तरफ रहे हैं चुनाव के बाद, अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी खास तौर पे कहा था कि जिस तरीके से वो ध्यान और इन चीजों को करते हैं तो उन्हें एक शक्ति अंदर से मिलती है और जिसको वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आज शाम को 5 बजे जब चुनावी जो सरगर्मियां हैं उन पर एक तरीके से चुनावी प्रचार है वो जब थम जाएगा तो उसके बाद से प्रधानमंत्री यहाँ कन्याकुमारी में पहुंचेंगे और कन्याकुमारी माता के दर्शन करेंगे और विधिवत पूजा जो करेंगे वो उनका कार्यक्रम है। लालचंद जी, तो ये जहां पर कि प्रधानमंत्री ये पूजा अर्चना करने वाले हैं, सुधीर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर आप इस मंदिर के बारे में बताएं कि ऐतिहासिक तौर पर, पौराणिक तौर पर ये मंदिर की विशेषता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और प्रधानमंत्री ने इसी मंदिर को इस बार चुना है अपनी पूजा अर्चना के लिए चुनाव प्रचार के ठीक बाद, इसके पीछे वजह क्या है? इसके बारे में माना जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ जो माता थी उनका जो शरीर का एक हिस्सा है वो यहाँ गिरा था। माना ये जाता है कि भगवान परशुराम ने की स्थापना की थी। यहाँ के 4 द्वार हैं और चारों द्वारों से जो पूजा है उनका एक अलग महत्व है। और खास बात यही है कि 51 शक्तिपीठों के लिहाज से देखे जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पूरा एक व्यक्तित्व हो रहा है लगातार, आप देखेंगे कि जब भगवान अयोध्या में भगवान श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उससे पहले भी प्रधानमंत्री ने लगातार जो 11 दिन का एक पूरा अनुष्ठान किया था, लगातार मंदिरों में गए थे, लगातार चीजें की थी। एक विधिवत तरीके से चीजों को करने का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा है, हमेशा उनकी इच्छाएं रही हैं, उसी के अनुसार
इस बार क्योंकि एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, लंबे समय तक उन्होंने चुनावी प्रचार किया, उसके बाद से उनका ये कार्यक्रम है कि लगातार जो माता कन्याकुमारी है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ से स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान लिया था। जब वो यहाँ से अमेरिका गए तो उससे पहले यहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था, ध्यान अर्जित किया था। उसके बाद से अमेरिका में उनका वक्तव्य था, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है किस तरीके से स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है। तो इस स्थान पर आकर मेरा मानना है कि शायद एक अनुभूति, एक अलग तरह की जो एनर्जी है, उस चीज को यहाँ प्रधानमंत्री महसूस करना चाहते हैं। और यही वजह है, खासतौर पर प्रधानमंत्री का नेचर भी लालचंद जी यही रहा है कि लगातार भक्तिभाव और श्रद्धा की जो चीजें हैं, लगातार उनकी तरफ हमेशा। ठीक है, आगे भी हम आपसे जरूर जानकारी लेते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर कन्याकुमारी से, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों संवाददाताओं का इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, और वो कि सत्ता संघर्ष के लिए जो आखिरी दांव चला जा रहा है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं, इसको लेकर हम करेंगे खास चर्चा। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा हम करने वाले हैं कि सत्ता संघर्ष जो चल रहा है उसके आखिरी दांव क्या क्या चले जा रहे हैं। जो शतरंज की बाजी है लोकसभा चुनाव की, उसमें दोनों तरफ से आखिरी दांव क्या क्या चले जा रहे हैं, इसी पर हम पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चुनावी रैली में PM मोदी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। प्रधानमंत्री ने पंजाब के होशियारपुर में यह रैली की है। मैं देश भर में देखकर आया हूं कि जनता जनार्दन ने मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। जाहिर है इसकी बड़ी वजह विकसित भारत का सपना है, कुशल नेतृत्व है और स्थायी सरकार के बड़े फैसले हैं। एक कुशल नेतृत्व और स्थायी सरकार के बड़े फैसले लोगों ने देखे। नए भारत की नई तस्वीर लोगों के सामने है। लेकिन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में डटी इंडी गठबंधन में सुरताल कभी एक साथ बजा ही नहीं। दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में दुश्मनी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार में आप और कांग्रेस एक दूसरे को पछाड़ने में जुटी हुई हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, ना अरेंज वाली, ना मैरिज वाली, ना लव मैरिज वाली, तो हम देश बचाने के लिए 4 जून तक के लिए बस साथ आए हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल को यकीन है कि इंडी गठबंधन जीतेगा जरूर, लेकिन लोग तो इनको पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हुए देख रहे हैं। ममता बनर्जी की भी बात कर लीजिए, गठबंधन में तो हैं, लेकिन समर्थन वो एकदम अपनी शर्तों पर ही देंगी, बिल्कुल तौल कर। और साथ ही ममता पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को जीतने नहीं देंगी। जम्मू कश्मीर की भी बात कीजिए, वहां पर भी सभी अलायंस पार्टनर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि सरकार जरूर बनाएंगे साथ में मिलकर। तो फिर क्या ऐसे में मकसद जो है वो देश को एक कुशल नेतृत्व देना नहीं, बल्कि सिर्फ मोदी को हराना है, चाहे जो भी आ जाए, चाहे जैसी भी सरकार बन जाए। 21वीं सदी में सबसे मजबूत स्थिति में आए भारत को लोग यूं ही किसी के भरोसे छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस ने 1 जून को इंडी गठबंधन की मीटिंग भी बुला रखी है। अंतिम चरण के मतदान के दिन इस मीटिंग को लेकर चर्चा भी बनी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल छोड़ने में असमर्थता जता रही हैं। कह रहे हैं नहीं, हम तो नहीं आ पाएंगे इस बैठक में।
लेकिन इस बीच अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद कांग्रेस की बुलाई बैठक से वो अभी दूरी ही रखना चाहती हैं। साथ ही जानकार बता रहे हैं कि 2 जून को केजरीवाल को तो दोबारा जेल जाना तय है, तो इसीलिए शायद 1 जून को बैठक बुलाई गई है कि वो भी उसमें शामिल हो सकें। और इस बीच इंडी गठबंधन का दावा है कि बहुमत के करीब तो हम पहुंच चुके हैं, बल्कि जयराम रमेश एक कदम और आगे चले गए। बोले 4 जून को जो नतीजा आएगा उसके 48 घंटे के अंदर हम बता देंगे कि हमारा पीएम होगा कौन। तो जाहिर है कि परसेप्शन की सियासत है और उसको लेकर चुनाव में विपक्षी गठबंधन उतरा है और विपक्षी गठबंधन आखिरी दिन तक परसेप्शन बनाने में जुटा हुआ है। तो मुकाबला ये बता रहा है विपक्षी गठबंधन कि मुकाबला दिलचस्प है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ही फेमस बयान सामने आ गया है। कह रहे हैं हमारी कोई शादी तो हुई नहीं, ना ही अरेंज वाली और ना ही लव मैरिज। हमने कोई शादी थोड़ी करी है, हमारी कोई मैरिज नहीं हुई, अरेंज्ड मैरिज नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून का चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आए हैं बस। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि वो इंडी गठबंधन को दिल्ली में समर्थन देंगी, लेकिन राज्य में, पश्चिम बंगाल में नहीं। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है और 200 सीटें भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार? मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो बयानों के क्रम में आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इंडी गठबंधन को 300 सीटें पार करने का दावा कर रहे हैं। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तो कह ही चुके हैं कि 5 दौर के मतदान के बाद ही बीजेपी 300 सीटों का आंकड़ा तो पार कर चुकी है। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है, जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा। तो सभी के अपने अपने दावे हैं और दावे के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि अंतिम चरण में अपने अपने दांव भी हैं, जिससे कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को। आज इसी पर हमारी खास चर्चा है और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। साथ में राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, जिसे कहते हैं कि जो अगर मैं शतरंज की भाषा, बिसात की भाषा का इस्तेमाल करूं कि शतरंज के खेल में होता क्या है कि बिल्कुल अंतिम में जो अपने अपने दांव चले जाते हैं, क्या ये तमाम जो बयान अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाए, ये बयान वही दांव की तरफ दिखा रहे हैं? और इसमें क्या मैसेज है उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी कि बिल्कुल लगे रहो अंतिम समय तक, और साथ में परसेप्शन भी मतदाताओं तक है कि हम भी हैं, रेस में हैं बने हुए? लाल जी, हम आपके सवाल पे आए उससे पहले हमें कुछ नई बात आज हम लोग डिस्कस कर लें जी, कि ये चुनाव प्रचार जो है वो इस बार का ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से ये लोकसभा के चुनाव का ऐलान किया था, उसके साथ साथ 4 राज्यों का भी चुनाव का ऐलान था जी।
और उसके बाद देखिए कि 75 दिनों का जो ये चुनाव प्रचार का अभियान था, इस प्रचंड गर्मी में जो लोगों ने देखा है इस चुनाव प्रचार को, ये आप कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने में जनता और नेताओं की जो भागीदारी है वो अपने आप में अकल्पनीय है। जी जी, चाहे वो सत्ता पक्ष के से हो या प्रतिपक्ष के विपक्ष के लोग हो, इंडिया गठबंधन के हो या बीजेपी के हो, सब ने अपने अपने तरीके से इस चुनाव प्रचार में अपनी तरह से पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन 75 दिनों में 242 रैलियां की है। वाह, ये करीब करीब 250 का डेटा होगा। इतनी रैलियां, देश के इतने जगहों पे रोड शो, इतने जनसंपर्क अभियान, 80 से ज्यादा मीडिया चैनल और प्रिंट के लोगों का इंटरव्यू, इतने इवेंट, तो आप कह सकते हैं कि ये देश के एनर्जी के साथ में मैच करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये चुनाव प्रचार रहा है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जहां तक मुझे याद है कि 2019 में शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी का 150 के लगभग चुनावी रैलियां हुई थी और इवेंट सब हुए थे। उसके बरक्स में आप देखिए कि इस बार इतनी प्रचंड गर्मी में 75 दिन का ये चुनाव प्रचार को किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। तो ये कॉन्फिडेंस जो पीएम मोदी अभी होशियारपुर में कह रहे थे, शायद वही इस बात को कह रहे थे कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो दशकों बाद इस देश में हैट्रिक लगाने जा रही है मोदी सरकार। ये पीएम मोदी का अपना कॉन्फिडेंस है जो आप कह सकते हैं। रही बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनता ने तो भरपूर सबका स्वागत किया है, सबके रैलियों में, सबके नुक्कड़ों सभाओं में अलग अलग तरीके से उन्होंने हर का एक तरह से स्वागत किया है। अब इसके बाद जो ये आप कह रहे थे कि परसेप्शन की सियासत को किस रूप में आप देख सकते हैं, तो वो इसलिए कि आज जब केजरीवाल जी अभी एक पंजाब के दौरे पे हैं, लगातार वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और वो 2022 का ही जो उनका था पंजाब में वही सारी चीजें वो दोहरा रहे हैं। लेकिन जब उनको ये सवाल उनके सामने में आता है कि दिल्ली में दोस्ती और पंजाब में ये दुश्मनी, ये किस तरह से लोग मान लें कि ये इंडिया गठबंधन कहीं से एक गठबंधन का स्वरूप में भी है, तो साफ साफ कहते हैं ना हमारी कोई शादी हुई थी, न कोई लव मैरिज था, न कोई अरेंज मैरिज था, ये सिर्फ 4 जून तक ही है। अब ये देश के लोगों को, क्या आप सिर्फ परसेप्शन बना के जब इस गठबंधन की बात करते हैं तो क्या इस देश के लोगों को ये पता नहीं है कि ये गठबंधन का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ अगर आपका ऑब्जेक्टिव मोदी को हराना है, मोदी सरकार को हराना है, तो आपके सामने में पिछले 6 फेज के चुनाव हो गए, 7वें फेज का चुनाव होने जा रहा है 1 जून तक। अभी तक आपके सामने में इसका मकसद क्लियर नहीं है कि आपका नेतृत्व में कौन सामने में होगा और कौन आपका नेता होगा। ठीक, अगर अरविंद केजरीवाल के शब्दों को हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट करें तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 जून तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप की चीज हो। ठीक है राहुल जी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए क्या मकसद हासिल किया जाएगा? विपक्ष ने क्या कोशिश की और इससे क्या पैगाम गया, लोगों तक क्या संदेश गया कि क्या विपक्ष एकजुट होकर के लड़ा? इंडी गठबंधन की जैसी शुरुआत हुई, उसके बाद उसका जो सफर रहा, उसका जो हश्र रहा, वो हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी का रुख, अरविंद केजरीवाल का रुख, सीपीएम का रुख, हम सब जानते हैं। क्या कोई मैसेज देने में कामयाब रही? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बताइएगा। लालचंद जी, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी है और उसके बड़े मैसेज आए हैं। देखिए, आप देखिए 2-3 घटनाएं आप देख लीजिए। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव प्रचार के समय आखिरी दिन अभी वहां पे मिश्रा भारती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, मंच पे क्या चौकड़ी जमी थी वहां पे। अखिलेश यादव के साथ देखिए कितने शानदार संबंध बने। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आप देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में 3 जगह पे कांग्रेस खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 4 लोगों के लिए और कांग्रेस के 3 लोगों के लिए भी रोड शो किया। कन्हैया कुमार के साथ गले मिलते हुए देखा हम लोगों ने। तो देखिए, बीजेपी के लोग और तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये दावा करते रहे कि टीम इंडिया एकजुट नहीं होगी। टीम इंडिया बनी, एकजुट हुई और एकजुट होकर चुनाव लड़ा। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई 75 दिनों का एक लंबा सा चुनाव था। प्रधानमंत्री जी को 2019 से भी ज्यादा चुनाव प्रचार करना पड़ा यहाँ पे। वो उसका कारण क्या है? टीम इंडिया की मजबूती, नंबर 1। नंबर 2,
उल्टा अब देखिए इस लंबे चुनाव प्रचार के कारण से स्थिति क्या बनी, विपक्ष को भी अपनी बात को पहुंचाने का मौका मिला और जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते चले गए टीम इंडिया की स्थिति मजबूत होती चली गई। बिहार, महाराष्ट्र, इन सबों को हम लोग स्विंग स्टेट के रूप में गिनती कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की चुनौती उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में बनी हुई जिससे हम लोग आज से कुछ समय पहले तक कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये टीम इंडिया की मजबूती का परिणाम है। आपने वो चीजें तो गिनाई जो हुई, अब जो नहीं हुई वो मैं बता रहा हूं। सबसे अंतिम दिन में जाकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पहले चरण के प्रचार के एकदम आखिर में जाकर के ज्वाइंट रैली कितनी हुई हमने देखी। आपने दिल्ली की बात कही, राहुल गांधी ने एक भी मंच पर अरविंद केजरीवाल को साथ में नहीं लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा जो ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज तो छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी बड़े अजीब अजीब तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखे गए। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। लालचंद जी देखिए, इसको मैरिज कहना ही गलत है। देखिए पार्टियां गठबंधन करती हैं और गठबंधन के मूल मुद्दे होते हैं। यहाँ पे मूल मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा था संविधान उसी मूल मुद्दे पर एक सहमति बननी चाहिए थी ना। पश्चिम बंगाल में भी बन जाती, केरल में भी बन जाती, पंजाब में भी बन जाती, जैसे दिल्ली में बनी। ठीक है, मैं लौटता हूं। विजय शर्मा का महत्व नहीं था तो आखिर 1 जून को टीम इंडिया की बैठक क्यों हो रही है? ठीक, 1 जून को बैठक होने का मतलब है कि उसमें अरविंद केजरीवाल, उसमें भी ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं आ सकती। खैर मैं आता हूं उस पर। विजय शर्मा जी के पास मुझे जाने दीजिए। विजय शर्मा जी, जो अभी परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, उधर से कह रहे हैं देखिए इंडी गठबंधन की टकाटक सीटें आएंगी, उनका वो टकाटक लगातार चल रहा है। लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बस जब हार जाएंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे और फिर फटाफट विदेश निकल लेंगे। आपका जो ये भरोसा है किस वजह से है? क्या आपको लगा कि इंडी गठबंधन ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाया एकजुट होकर के? जी देखिए लालचंद जी, मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो मैदान में था ही नहीं। वो था ही नहीं मैदान में। वो तो आपको पता है पार्ट टाइम राजनीति करते हैं राहुल गांधी जी। केजरीवाल जी को अपना भ्रष्टाचार छुपाना था, तो ये सारी पार्टियां वो पार्टियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपना परिवारवाद बचाने के लिए मैदान में उतरी थी। तो इनका आपस में तो कहीं किसी तरह से वैचारिक आपस में मेल तालमेल है और ये इनका कुत्ते बिल्ली का बैर है। आप देखो ममता बनर्जी किस तरह से इनका जो नेता है उनके लिए बोलती है वहां, उनके लिए किस तरह से यूसुफ पठान जी को उतार दिया गया वहां पे मैदान में, किस तरह से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मोहम्मद लड़ रही है, किस तरह से ममता दीदी बोलती है कि 40 सीटों पर सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, किस तरह से केरल में केरल के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं भाई कांग्रेस तो जो सत्ता की भूखी है, सत्ता के लिए लड़ रही है। तो आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी का भी आपने सुन ही लिया कल परसों का, किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम तो सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए। तो इससे साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचारी लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को की वजह से जो डर है उनके अंदर जेल जाने का, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने वाले हैं, कुछ लोग बेल के ऊपर हैं, तो उनको अपना परिवार बचाने के लिए इस तरह की ये राजनीति करना चाह रहे थे। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि तो अभी आपने कल देखा होगा किस तरह से मोदी जी एक गरीब महिला के पैरों में पड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे ये वो राहुल गांधी जी हैं जो जनता जो 80 साल के बुजुर्ग से पैर छुआ रहे हैं, इनको संस्कार नहीं पता देश के क्या है। बिल्कुल ठीक है, हमने काम किया है, हमने गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, युवा के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए। आप उस आधार पर आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और मैं आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं राहुल जी आपके पास। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार जो प्रचार रहा, प्रचार में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। तो पीएम ने भ्रष्टाचारियों को लेकर के एक रोचक कहानी सुनाई, आइए सुनते हैं। कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था।
तो डॉक्टरों को चिंता हुई इस बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे, ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। दिलचस्प कहानी थी ये भ्रष्टाचार पर जो पीएम ने सुनाई। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं और विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, लगातार प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए रखा। देखिए तमाम मुद्दे आए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा हमेशा बनाए रखा। हमने कई चुनाव किए हैं, हम प्रायः देखते थे कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता था वो सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बनता था, लेकिन इस चुनाव में ये एक बिल्कुल अलग सी बात थी कि भ्रष्टाचार को उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाकर रखा। लाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। पीएम ने जो ये कहानी सुनाई है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आज इस दौर का आप कह सकते हैं कि इस सीजन का पीएम का ये अंतिम चुनावी सभा थी होशियारपुर में। बिल्कुल। और इस अंतिम चुनावी सभा में पीएम ने जो बात कही है वो बात कमोबेश पीएम ने पिछले साल लाल किले से भी यही बात कही। और लाल किले से पीएम ने एक तरह से जनता के सामने में ये बात रखी थी कि इस देश को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो खतरा भ्रष्टाचार से है, परिवारवाद से और तुष्टीकरण से है। ये पीएम ने लाल किले से ये बात कही थी। और ये बात कहते हुए पीएम ने कहा था कि इस देश को ये तीनों बीमारी जो है वो एक तरह से दीमक की तरह से कुतरी जा रही है। बिल्कुल। तो ये इस इलेक्शन में जब पीएम इस बात को कह रहे थे, पश्चिम बंगाल के ही बात में कहते हुए रहे थे कि इसे ये लोगों को समझने की जरूरत है कि आप एक भ्रष्टाचारी को कैसे उसको एक नेता बनाते हैं, किस तरह से उसके लिए आप सम्मान करते हैं, कैसे उसको बताते हैं कि हमारा नेता है। जबकि आप ये देखिए कि उसने अपने देश के विकास के डेवलपमेंट का जिसका स्टेक होल्डर लोग हैं, गरीब लोग तक पहुंचना चाहिए, उसको उसने लूटा है। तो ये बात कहते हुए पीएम लगभग हर सभाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है जी। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की बात जब आप कहते हैं तो एक आरोप तो जरूर लगता है कि अभी आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन में जो स्थिति में केजरीवाल खुद चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं इंतरिम जमानत लेके सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो अपने इस सारे घोटाले, ये सारे शराब के जो उन पे घोटाले का जो चार्ज है उसको सिर्फ ये बात कह के ये लोगों के सामने में आ सकते हैं कि मोदी ने उनको जेल भेज दिया है जी। अगर मोदी ने ही अगर जेल भेज दिया है तो फिर ये संविधान के जो स्वायत्त संस्थाएं, जेल है, एजेंसियां हैं, वो फिर किस लिए है। तो आप एक तरह से जब आप कहते हैं तो आप एक संवैधानिक व्यवस्थाओं पे आप एक तरह से सवाल उठाते हैं और संविधान के सवाल उठाते हुए आप ही खुद कहते हैं, बीजेपी के सामने में सवाल करते हैं कि अगर ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, इनको आरक्षण बदलना है। तो ये पूरा जो 75 दिनों का जो अब चुनाव प्रचार आपने देखा है वो एक तरह से पीएम मोदी के सामने में ये लोग परसेप्शन बनाते बनाते ही पूरा अपना संघर्ष किया है। ये तो 4 जून को तय होना है कि ये परसेप्शन में लोग इनके परसेप्शन में किस तरह से आए और मोदी के खास करके बीजेपी के विकासवाद का जो संकल्प है उसको किस तरह से आए मुहर लगाई। ठीक, विजय जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले राहुल जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं। राहुल जी, पूरा चुनाव अब लगभग प्रचार तो आज खत्म होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने, बीजेपी ने पूरे विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बिल्कुल बैकफुट पर रखा। आपने ये महसूस किया पूरे प्रचार के दौरान? उन्होंने प्रयास काफी किया लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है लालचंद जी। क्यों नहीं मिली उसका मैं संक्षेप में, खाली चूंकि समय कम है यहाँ पे। और परिवारवाद वाले मामले पे भी उन्होंने आरोप लगाया लेकिन वो खुद ही गिरते हुए भी दिखे उसमें। देखिए, नंबर 1, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा स्वागत है भी कदम है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के लोग जब आपके समूह में आ जा रहे हैं तो फिर उसके प्रति जो पूरा हिला हवाली वाला रवैया है वो रवैया लोगों ने देखा। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, इतने सारे नामों की लंबी सूची, हेमंता बिस्व शर्मा से लेके पश्चिम बंगाल में नाम मिलेंगे, महाराष्ट्र में नाम मिलेंगे।
तो एक तरह से जनता को ये लगा है कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर आप चयनात्मक क्यों, क्या केवल विपक्ष की छवि को खराब करने के लिए चीजें हो रही है? अभी जो विनोद जी कर रहे थे, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार है और मैं बड़ा उनकी बातों को ध्यान देता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर जब ये आरोप लगते हैं कि क्या एजेंसी है, जेल किसी को भेजने का काम ऐसे ही कर दिया जा रहा है, संविधान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक जुडिशियल सिस्टम है। हाँ, सही बात सिस्टम है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुलकर बिहार में कहा वहां पे तेजस्वी यादव के नाम लेके कि मैं जेल भेज दूंगा। विजय शर्मा जी का जवाब, विजय शर्मा जी का जवाब, विजय जी। राहुल लाल जी, सबसे पहले मैं विनोद जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली केजरीवाल जी की। देखिए केजरीवाल जी का आप विश्लेषण कीजिए, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिया वो एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल का जब मामला पूछा गया तो उन्होंने कहा ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट का जो निर्णय होगा। अब उनका मामला आता है तो वो कहते हैं पैसा कहां पकड़ा गया, तो उनका मामला कोर्ट में नहीं है क्या? तो इसका मतलब उनकी दोहरी, देखिए उनके उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे देते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ। एक भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया से भी इस्तीफा ले लिया था। तो आप मुझे बताइए, तो ये दोहरे मापदंड हुए नहीं हुए? अपनी पार्टी के लिए दोहरे मापदंड, दोनों लोगों के लिए। वो कहते हैं कि मैं परिवारवाद को, अब उनकी पत्नी आ जाती है। तो केजरीवाल जी का तो चेहरा सामने आ चुका। देश ने जितने वो क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, मेरे ख्याल से देश में उनका इतिहास गिनीज बुक में लिखवा लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। समय की कमी है हमारे पास, अब सुन लीजिए समय की कमी है। देखिए चाहे केजरीवाल जी के बात बदलने की बात हो, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ राहुल लाल जी, आप मेरी डिबेटों में काफी आपने सामने हम होते हैं। आज आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना जो संसद में दिया था कि परिभाषा क्या, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चलिए ठीक है, अभी अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया विजय जी, राहुल जी, शुक्रिया। अब 4 जून का हम सभी इंतजार करते हैं कि किन की बातों से जनता कितनी कन्विंस हुई है। सब बिल्कुल अपनी अपनी बातें लेकर गए हैं, पूरा मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, राहुल जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए। तो आज ये हमारी खास चर्चा थी और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर कैसा हाहाकार मचा हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे कि दिल्ली में किस तरह से पानी के लिए भीषण हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ तो भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है और टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली की जनता के बीच आक्रोश है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने इस बीच वजीराबाद जल संयंत्र का, शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। पानी भरने के जद्दोजहद के बीच महिलाओं से छेड़छाड़ तक की खबर आ रही है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। छीना झपटी और धक्का मुक्की के बीच पानी को तरस रहे हैं लोग। नई दिल्ली में टैंकरों पर लोग चढ़ गए। नई दिल्ली इलाके की बात बता रहा हूं, जहां से कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं। वहां का ये हाल है, वहां का ये नजारा आप देख रहे हैं। जेल में जब केजरीवाल गए थे तो पानी की समस्या के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे, लेकिन अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अभी पानी की समस्या नहीं दिखाई पड़ रही। दिल्ली में प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया, कहा गर्मी के मद्देनजर कोई तैयारी की ही नहीं थी। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था और अब हकीकत आपके सामने है। टेलीविजन पर तस्वीरें हैं, देखिए। देश भर में मोदी सरकार एक तरफ घर घर नल से जल पहुंचा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ही ये बुरा हाल है। चिराग तले अंधेरा। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है। आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बर्मे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है।
मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। आपकी समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हम वो भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। बहुएं वो अपने पीहर में भेज दी हैं, पानी नहीं है। 4000 से कम से ऊपर की आबादी है और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। ये दूर दराज की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये लोग दिल्ली, राजधानी दिल्ली से बता रहे थे ये समस्या। ओपी यादव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओपी, ये तस्वीरें हम दिल्ली की देख रहे थे या अरविंद केजरीवाल जी जो लंदन पेरिस बना रहे थे उसकी तस्वीरें थीं? और उसमें भी नई दिल्ली का वो इलाका जहां से केजरीवाल खुद विधायक हैं, वहीं की तस्वीरें हैं ना ये? जी, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान को लेकर जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों से हाल बेहाल है और इससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं रही। राजधानी दिल्ली में एक और जहां भीषण गर्मी है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और जैसा आपने जिक्र किया, राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले नई दिल्ली इलाके से केजरीवाल मुख्यमंत्री और ये हाल बेहाल वहीं पे हो रहा है। मैं खुद अभी वहां से लोगों से बातचीत किया तो यही स्थिति बनी हुई है। लगातार 4 दिन से पानी आता है और उसके लिए कतार में लोग खड़े होते हैं और अपनी बारी के इंतजार के चक्कर में कई बार झगड़े की स्थिति आ जाती है, टैंकर पे लोग चढ़ जाते हैं। अगर बात करें पानी की व्यवस्था को लेकर तो यहाँ तकरीबन 3 महीने पहले एक आपात बैठक की जानी होती है और आगे का रूट प्लान बनाना होता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस पर न केवल ध्यान दिया बल्कि इसको लेकर किसी तरह की चिंता और अन्य जो राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां से पानी आता है उसको लेकर कोई बैठक भी नहीं की। अगर इस पानी की आपूर्ति की बात करूं तो हरियाणा से तकरीबन 77% पानी आता है और मुल्क नगर से, और इसके अलावा 23% पानी उत्तर प्रदेश से गंगा नहर से आता है। लेकिन दोनों ही राज्यों की सरकारों से न केवल केजरीवाल सरकार ने संवाद भी नहीं किया और न किसी तरह की चिंतन मनन की, और यह स्थिति अभी पैदा हो गई है। हर गर्मी में ये नजारा देखने को मिलता है हमें राजधानी दिल्ली में, और राजधानी दिल्ली में ये हाल है। दूसरी तरफ दूर दराज में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है ओपी जोड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब हम आपको लिए चलेंगे कि प्रधानमंत्री, अभी जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश आपको दिखाया था। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को पीएम ने चिट्ठी लिखी है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनके सांसद पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है। 7वें चरण में 8 राज्यों में 1 जून को चुनाव होने हैं, तो पीएम मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को उनके सांसद पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी। 1 जून को उनसे बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको बढ़ चढ़ करके चिट्ठी लिखी है कि वो आप ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। 1 जून को चुनाव होना है और वाराणसी सीट से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए ये जो चिट्ठी लिखी है आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, फर्स्ट टाइम वोटर्स को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, 1 जून को मतदान करने की अपील की है। तो ये युवा मतदाताओं, दरअसल 31,538 फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार वाराणसी में, 31,538 जो पहली बार वोट डालेंगे। पीएम ने कहा, भारत के प्रधान सेवक और आपके सांसद के रूप में आपको बधाई, ये लिखा है। राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी में यह मतदान गवाह बनेगा। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता हरकेश बहादुर गौतम के पास जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरकेश, हमने वो तस्वीरें देखी फर्स्ट टाइम वोटर के पास में वो चिट्ठी थी, जरा उन चिट्ठी में और क्या बातें हैं जरा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री का तो आप अंदाज जानते ही हैं कि जब वो कोई काम करते हैं तो किस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि परीक्षा पे चर्चा इसके पहले वो कई बार कर चुके हैं, और ये छात्र जो अब पहली बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे वो परीक्षा पे चर्चा के दौरान भी, चाहे टीवी पे, चाहे अपने स्कूल में, चाहे तालकटोरा स्टेडियम या जिन जगहों पे ऐसी व्यवस्था की गई वहां पे ये लोग जाके सुन चुके हैं, प्रधानमंत्री को देख चुके हैं। तो जो उन्होंने लिखा है, ये पत्र लिखा है कि किस तरह से लोकतंत्र जो महापर्व होता है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप क्योंकि काशी के जो युवा हैं, चूंकि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन जरा देखते हैं कि जो ये चिट्ठी लिखी है पीएम ने, तो फर्स्ट टाइम वोटर ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है पीएम की चिट्ठी पर। मिलने
के बाद ऐसा लगा कि हमें कंसिडर किया जा रहा है कि पहली बार वोटर्स को ऐसे लेटर देना, पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा किया है और 1 जून को हम वोट करेंगे उस हिसाब पे कि क्या डेवलपमेंट हमने देखी है इन 10 सालों में। बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोग को फर्स्ट टाइम वोटर्स को पत्र मिला है। ये दिखाता है कि वो अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं हमारे तरफ और वोट देने के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं वोट ये देख के दूंगा कि जो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है हमारे सिटी में स्पेशली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पहला वोट देने को मिल रहा है। और क्या कहते हैं कि जिनके वजह से बहुत विकास हो रहा है, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, उनको हमको वोट देने का मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो कि जिनको वोट देने का मौका मिल रहा है। ये लेटर मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमें कंसिडर किया जा रहा है कि पहली बार वोटर्स को ऐसे लेटर ये प्रतिक्रिया जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थी उनकी थी और साथ में पीएम ने वीडियो संदेश भी जारी किया है। समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।